जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लासेस में हमने पूरी डिटर्मिनेंट की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट की और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, उसी थ्योरी से रिलेटेड हमने हमने डिटर्मिनेंट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, साथ ही 8 कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास कि कब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है, कब डिटर्मिनेंट चेंज होता है, कब डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था और उसमें हमने क्रैमर्स रूल भी पढ़ा था। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ी हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिनको आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोल रहे हैं ऑफ कोर्स। और उसके बाद आपको शीट भी दी जाएगी, सॉरी, उस शीट में आप क्वेश्चंस आपके पास हैं ऑलरेडी, उस शीट को आप करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट कि डिटर्मिनेंट वाले पूरे टॉपिक में आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आप में से ये क्वेश्चन बच्चे का डाउट भी था, ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था इसको, जब हमने इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए 3x3। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर 3x3, देन 3a का डिटर्मिनेंट कितना होगा। मान लेते हैं ये जो है ए का डिटर्मिनेंट है, यही है ऑफ कोर्स, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ये ए का डिटर्मिनेंट है, तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। आई टोल्ड यू कि डिटर्मिनेंट में से हम कोई एक फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं, पूरी रो में से या पूरे कॉलम में से। लेकिन जब हम मैट्रिक्स के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये प्रॉपर का प्रॉपर मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने ही टाइम्स। जैसे ये कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, राइट, इसी फॉर्म की होगी। सॉरी, हाँ, ये मैट्रिक्स होगी। अभी जो 3a है ना, असल में 3a की वैल्यू आएगी ऐसे, ये बन जाएगी। ठीक है, यानी ये पूरे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप आगे लिख लेंगे, आगे हम नॉट राइटिंग, या आगे ये पूरा हो गया। अब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ए का ए है, ये है, तो 3a का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए हो जाएगा। समझ आया ये क्यों हुआ, बताते हैं ये क्यों हुआ। ये देखो, जब ये 3 है, मैं इसमें से एक 3 कॉमन ले सकती हूँ, ऐसे मिटेगा नहीं है ना ये। अब ये a11 a12 a13 बन गया, फिर मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकती हूँ और लास्ट में बचा इसमें भी 3 कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं इन सब में से 3 कॉमन ले लिया तो बनी यही, और इसका डिटर्मिनेंट हमें ए ऑलरेडी गिवन है, तो यानी 3³ अपॉन ए, यानी अपॉन नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी 3 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज द आंसर। समझ आया आप लोगों को ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली जब भी आप देखो फैक्टर डिपेंड, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। हम एक फैक्टर कॉमन ले सकते हैं किसी भी पूरी एक रो से, किसी भी पूरी कॉलम से, तो सिर्फ एक बाहर आएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे मैंने 3a मल्टीप्लाई किया, तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के हर एक सिंगल एलिमेंट से होगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये पूरा हमारा अलग अलग हो गए थे, उसके बाद वापस से ये बन गया। इसका डिटर्मिनेंट तो ए है हमारे पास, और ये कितनी बार निकल गए, 3 बार बाहर निकल गए। एक बार इस रो से, एक बार इस रो से, एक बार इस रो से, या फिर इन अनदर टर्म्स एक बार इस रो से, एक बार इस रो से, और एक बार सॉरी कॉलम, एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, और एक बार इस कॉलम से। एम आई क्लियर? आप लोगों को समझ आया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कि कभी भी अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो बेसिकली जो भी मल्टीप्लाई हुआ, के ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो ये होगा k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज समझ आई? ओके ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ए। ओके ठीक है, मैं ना साथ में आंसर भी देती रही हूँ, क्योंकि क्या पता यहाँ पे गलत आ भी रहे हैं, तो आप उसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, if the points 2, -3, k -1 and 0, 4 are collinear, then the value of k। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। डायरेक्ट वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, पिछला वाला भी काइंड ऑफ डायरेक्ट ही था वैसे तो, बट स्टिल ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोलिनियर का मतलब होता है को लीनियर, यानी एक लाइन में पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये 2, -3, ये k, -1, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट। ये नहीं समझोगे कि यही पॉइंट 2, -3 है। ठीक है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको।
और ये 0,4। इसने बोला है कि ये सारे एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, एक लाइन में हैं, यानी कोलिनियर हैं। ठीक है, जब ये कोलिनियर होंगे तो इसने मुझसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ के। कैसे निकालेंगे हम? सॉरी। कैसे निकालेंगे हम कोलिनियर? अच्छा, अब देखो, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो अब हम पढ़ रहे हैं, प्लस ज्योमेट्री में भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे जब हम इसको ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना। एक टर्म आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये टर्म पता है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप निकाल लेते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट रूट 3/4 ए स्क्वायर वगैरह वगैरह। मैट्रिसेस के एरिया ऑफ मैट्रिसेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है? डू यू नो इट? आई टेल यू ऑफ कोर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका पता है क्या होता है? कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसके ऐसे ही पॉइंट्स होंगे, बी x2 y2 एंड सी x3 y3, ऐसा ही होगा। समझ आया? यानी ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके ये पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2। कोऑर्डिनेट में जब हम लिखते हैं ना वो वाला, जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है whenever I have 3 points or 3 vertices of the triangle, then the formula is x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये मत पूछना ये प्रूफ कहाँ से हुआ, कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रूफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट एट ऑल, ठीक है। हमें सिर्फ ये जानना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है भैया ऐसे। ये x है, ये y है, ये वाला बेसिकली z कोऑर्डिनेट बोला जाता है, जिसको हम y मान लेते हैं। यहाँ z का कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज इसने 2D में ही दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। व्हाट इज 2D, व्हाट इज 3D, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए जानना ये जरूरी है, इफ यू हैव अ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस, एक्चुअली ट्राइंगल ABC लिखा ऐसे जाता है नहीं। If you have a triangle ABC with vertices A, B and C, then the area of triangle is this. अब एक बात सोचो, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो क्या ट्राइंगल बनेगा? अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0। घुमा फिरा के बात इतनी ही थी। नोट कर लो कि if any 3 points are collinear, then the area of the triangle is equals to 0. If any 3 points are collinear, हम सिर्फ 3 points की बात कर रहे हैं, 4-5 की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। We are talking about only 3 points. If 3 points are collinear, then the area of triangle formed is equals to 0. अब समझ आ गया क्वेश्चन क्या करना है? सीधा सा क्वेश्चन ये करना है, 2 -3 1 k -1 1 0 4 1, इसका निकाल लो डिटर्मिनेंट, और इसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2 -1 -4 -+3 k +1 4k इक्वल्स टू 0। 4 1 5 -10 +4 5 6 7k 7k इक्वल्स टू 10। k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, कुछ भी नहीं था, बात सीधी सी इतनी है कि इफ 3 points are सॉरी ये क्या हो रहा है पता नहीं if 3 points, okay, only 3 points we are talking about, if any 3 points are collinear, then the area of triangle is equals to 0। और उससे हमने ये फाइनल आंसर निकाल लिया। ओके, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। यही आया था ना हमारा, क्या आया था? 7/10 10/7 7/10/7 आएगा ना आंसर तो। हाँ सही लिखा था ना, मेरे हो गया 10/7 है ना, यही बना था। -10 + 7 के इक्वल टू 0, यही तो बना था, है ना? आंसर इज ए। ओके, एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। हाँ जी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन बोला है इसने? द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। अभी आप ये पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस में, या सॉरी एक्चुअली बोलना चाहिए मुझे डिटर्मिनेंट में। अभी आप इसको पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, और इसके बाद हम ज्योमेट्री ही स्टार्ट करने वाले हैं। मजा आएगा ज्योमेट्री करने में, ठीक है, मस्त मजा आएगा।
कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छी लगेगी, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी उनको पसंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2,3 and -1,2, दैट इज अगर कोई भी लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो बेसिक आइडिया क्या होगा भैया? बेसिक आइडिया ये होगा, ये दो पॉइंट्स हैं, अगर वो लाइन ज्वाइन कर रही है तो सेटिस्फाई भी करेगी, यानी ये दो पॉइंट उसमें पुट करूं तो 0 आने चाहिए। ये बात आपको पता है, ये बात आपको बिल्कुल पता है। क्यों? अगर ये लाइन, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये चीज इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, जो भी है इक्वेशन। ये चीज समझ आई क्या हुआ? ये चीज ये हुआ कि कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, मैं उन दोनों पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रखूंगी, इट विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो इक्वेशन उस लाइन की है, अगर वो इक्वेशन उस लाइन की नहीं है तो वो पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, और दोनों को साथ में करना है। समझ आ रहा है? ये नहीं एक को, अब देखो ये भी तो लाइन है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, बट क्या इसको करेगी? नहीं करेगी। अभी बताती हूँ, अभी समझाती हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये एक्चुअली ये हो रहा है कि मैंने ले लिया फर्स्ट ऑप्शन, x -3y -7, एक पॉइंट है मेरे पास 2,3, एक पॉइंट है मेरे पास -1,2। पुट करो इधर, x की जगह पुट करो 2 -3 3 -7, 3 -9 2 -9 -7 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। कहने का तात्पर्य इसका ये होता है कि ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन या इस लाइन पर नहीं है, इस लाइन पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बट इसने तो बोला है कि लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? जॉइनिंग होना चाहिए। अब दो पॉइंट को जॉइन कर रहा है तो वो पॉइंट तो उस लाइन में होना चाहिए ना, बट यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट इस लाइन में नहीं है, तो आंसर फर्स्ट इज रॉन्ग। एक ही नहीं कर रहा, दूसरा कर भी ले तो कोई फायदा है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये एक पॉइंट है मेरा 2,3, ये एक पॉइंट है मेरा -1,2। ठीक है, कोई लाइन यहां से ज्वाइन कर गई, ये वाले पॉइंट पे कर गई, बट क्या ये वाली लाइन इस और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है? नहीं, दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन बनाई जा सकती है ना। अगर मुझे सी एक पॉइंट है तो यू कैन मेक इनफाइनाइट लाइंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर दो पॉइंट दिए हो तो बताओ कितनी लाइंस बना सकते हो इनको ज्वाइन करते हुए? ओनली वन लाइन। ये सब कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारी उसमें, किसमें, किसी में भी, ज्योमेट्री में। दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया था हम इसको ज्योमेट्री में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बट अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि भैया अगर उसने दो पॉइंट दिए हैं तो दो पॉइंट में से एक ही लाइन गुजर सकती है दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बी ऑप्शन, x -3y + 7। x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 -3 3, क्या लिख रही हूँ, 2 + 7, तो ये क्या बन गया? 2 - 9 + 7 = 0। लेकिन अगर एक सही हो गया, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरा वाला भी सही होगा, इसका तात्पर्य यह है कि आपको दूसरा वाला अब चेक करना है। हिंदी भी अच्छी बोल लेती हूँ मैं, है ना, शुद्ध हिंदी एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ बन गया -1 -3 × 2 + 7, -1 -6 + 7 सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के साथ कर रहा है, हेंस द आंसर इज बी। अब आपको ये क्या श्योरिटी मिलेगी कि बी ही आंसर है? बी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक ही लाइन बनती है। अब ये बन गई, इसके बाद आपको पता है कि कौन सी लाइन ऐसी और बन सकती है, इसके बाद ऐसी बन सकती है, यही वाली, बट इसके साथ में कोई मल्टीपल आ जाए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ना इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, सॉरी गाइस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल पैरेलल वाला केस आ गया है। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 का मतलब क्या हुआ? अभी ये लाइन दो पॉइंट थे यहाँ पे, ठीक है, अब 2 का मतलब हुआ कि इसको बड़ी कर दी, 3 का मतलब हुआ कि इसको और बड़ी कर दी, बट ये इन दोनों पॉइंट से पास हो ही रही है ना। ये चीज अब हम सभी सारी जब हम स्ट्रेट लाइंस कवर करेंगे ना, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। अभी के लिए समझने वाले, थोड़ी बहुत समझने की हाँ आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। देखो कितना इजी एंड कितना सिंपल क्वेश्चन था किस किस एक एंगल से आपको लग रहा है कि ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन होगा ये सॉल्व डिटर्मिनेंट से भी, लेकिन नहीं करेंगे हम, बिकॉज वी डोंट नीड इट।
सीधा सा क्वेश्चन दे दिया उसने, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक ही लाइन बन सकती है। एक लाइन बन सकती है कहने का मतलब है कि एक ही लाइन बनेगी, उसके मल्टीपल का मतलब होता है कि उसकी लेंथ बढ़ा दी। बट जिन 2 पॉइंट से वो इनिशियली पास कर रही थी उससे तो वो अब भी पास करेगी ना अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो। वही चीज वाला केस यहाँ पर भी है। तो अगर इससे पास हो रही है, बाकी सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अब अगर यहाँ 3 वाला कुछ होता, 4 वाला और कुछ होता, तो हम फिर भी सोचते, क्या सोचते, वो आंसर हमेशा आ ही जाता। आर आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए इन्वर्टेबल है। ए इन्वर्टेबल कब होता है? बच्चों, जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, इनको पहले पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, बिकॉज आप भी क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन दिमाग वाले आते हैं, दिमाग चलाने वाले आते हैं। इसमें आप लोग गलती करके आओगे, पता है आप लोगों को। अभी मैं बताऊंगी कि आप लोग गलती क्या करोगे। आप लोग देखोगे ए इन्वर्टेबल है, नॉन सिंगुलर होना नीचे, डन, बट आप इन दोनों में कंफ्यूज, इन दोनों में डिफरेंस नहीं देख के आओगे। डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस में, है ना। आपको एक नॉन सिंगुलर दिखा, ओके डन। क्योंकि बच्चे, पता है हमारी मेंटालिटी क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, नहीं है, सरासर गलत है। सेकंड ऑप्शन चेक किया, हाँ यही है, एमसीक्यू है यानी एक ही सही हो सकता है, डन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेट कर पा रहे हो अपने से? तो ये गलती बहुत कॉमन होती है बच्चों में। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन बहुत बहुत ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन उससे भी ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसने क्या बोला, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल कब होती है? ये तो मैं 1000 बार कम से कम रिपीट कर चुकी होंगी जब से मैंने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पढ़ा है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, दो चीजें पढ़ी हैं हमने कि भैया सिमेट्रिक है, वो सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। मैंने ये बताया था ए इनवर्स होता क्या है, ये होता है ना, अगर यही 0 आ गया, इनफाइनाइट बन गया, इनवर्स इनफाइनाइट कैसे निकालूंगी मैं, मैट्रिक्स तो निकली नहीं फिर। तो इसको नॉन जीरो होना चाहिए, इसको नॉन जीरो होने को वो क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर नॉन जीरो, आंसर इज बी, नॉट सी। उसने देखो क्या दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर तो दिया, बट आगे ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट देख रहे हो। और एंड जो ये गलतियां कर सकते हैं, या जिनके दिमाग में ऐसी कोई गलतियां हो सकती है ना, वो ऑलरेडी अभी सतर्क हो चुके हैं। ठीक है, उनको पता है कि हाँ सही बोल रहे हो आप, क्योंकि सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हाँ ऐसी गलतियां हम करते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमें एक आंसर मिल जाता है, हम आगे वाले ऑप्शंस देखना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर एक ही होने वाला है। ठीक है, आंसर एक ही होने वाला है, तो एक बी आंसर मिला और डन। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन सी में दिया होता, जो बी ऑप्शन दिया हुआ वो सी में दिया होता, तो आप सी तक पहुंचते ही नहीं, बिकॉज यू आर ओवर कॉन्फिडेंट कि आपने बिल्कुल सही करके आए हैं। ठीक है, तो ऐसी पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, एंड दूसरी बात क्वेश्चन और आंसर्स ऑप्शंस दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए दिया हुआ है M12 प्लस C22 दिया हुआ है। M क्या होता है, माइनर, C क्या होता है, कोफैक्टर। माइनर क्या होता है, माइनर होता है M12, 1 2 वाली टर्म कौन सी है ये वाली है इसका माइनर है 3। C22 क्या है, ये इसका कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर क्या होता है, -1 to the power i+j into m(i)j, है ना, ये होता है। तो कोफैक्टर अब -1 है, -1 का कोफैक्टर पहले तो बात तो 1 निकला, 2 + 2 4, यानी ये 1 ही आ गया। तो ऐड करना है 3 + 1 = 4। कुछ भी था बच्चे इस क्वेश्चन में, बट पता है आप लोग ना बहुत सारे ये वाली गलती करके आ जाओगे, है ना। तो बी अटेंटिव ऑलवेज ड्यूरिंग द क्वेश्चंस एज वेल एज ड्यूरिंग द options. If 5 and 7 are the roots of the equation, this, then what is the third root? क्या पूछा है उसने, रूट पूछा है, यानी डिटर्मिनेंट 0 पूछा है, सीधी बात। बच्चे ये s नहीं होगा, ये 5 होगा। ठीक है, इसको 5 लिख लो। ठीक है, क्लियर। अब उसने ना रूट पूछा है, 5 और 7 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एंड व्हाट इज द थर्ड रूट। हमें पता है कि जब भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस का हम मैट्रिक्स का हम किसी भी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एक इक्वेशन ही तो आती है। इक्वेशन कैसे आती है, अब इसको सॉल्व करो एक बार। x
एक्स स्क्वायर माइनस 56 माइनस 4 7x माइनस 35 प्लस 5 56 माइनस 5x इक्वल टू 0। अंदर चल, अंदर क्यों नहीं जा रहा तू? हाँ गया, ठीक है। ओके ये इक्वेशन ही तो बन गई एक्स क्यूब माइनस, पता है इसको सॉल्व करने से अच्छा आप एक और काम कर सकते हो। क्या करोगे आप? सॉरी जुकाम ऐसे ही परेशान करता है। इसने दिया हुआ है, आप इनको छोड़ के एक बार ना बेसिकली आपको फैक्टर्स ही बनाने हैं। फैक्टर्स बनाना कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। देखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 56 माइनस 4 इंटू 7 एक्स माइनस 5 प्लस 5 56 माइनस 5x। अब आपको करना क्या है, हमें करना क्या है, अब हमें ना इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमें फैक्टर्स करने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका इनमें से है डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। जब हम अलजेब्रा करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। अब मुझे याद दिलाना कि हम कैसे करने वाले हैं इसको, ठीक है। डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल में क्या होता है, हम क्या करेंगे, पहले तो इसने x 5 और 7 को इसने रूट दे दिया, तो यानी x माइनस 5 एंड x माइनस 7 ये दोनों रूट्स बन गए। ये रूट्स बन गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 उल्टा लिख रही हूँ क्या मैं? हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 मेरा x प्लस 35। इससे डिवाइड करेंगे हम पॉलिनोमियल को इससे, तो फाइनल मेरे पास एक और रूट आ जाएगा। और ये पॉलिनोमियल अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको गाइस कि ये पॉलिनोमियल बन क्या रहा है, ठीक है। 7 4 28 35 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 56 और क्या करेंगे। और कोई तरीका एक्चुअली है नहीं, या फिर बिल्कुल है? बताओ क्या तरीका है। अच्छा ये हो गया, ये तो डिवीजन वाला डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल है, ये हम अलजेब्रा में करेंगे, अभी इसमें हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बस समझाना था आप लोगों को कि कैसे हो रहा है, बट ये इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कभी, मैट्रिसेस दिया हुआ है, इतना लंबा तो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। यही कहना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू कि भैया हमेशा सॉल्व करना इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। कभी जनरल टर्म से जाओ, कभी ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से जाओ, हमेशा सॉल्व करना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जैक्टली सॉल्व द क्वेश्चन समटाइम्स। okay, so we don't need every time to solve the question. Sometimes we can just go by hit and trial method. How we'll go, आप सबसे छोटा नंबर ले लो, ठीक है, पुट कर लो 9 81 माइनस 56 माइनस 4 63 माइनस 35 प्लस 5 56 माइनस 45। अगर ये 0 आ गया तो ये आंसर, 0 नहीं आया तो ये आंसर नहीं। अगली बात 40, छोटे छोटे ट्राई कर लो, 12 ट्राई कर लो, 12 इजी करना इजी होगा ना कैलकुलेशन, वैसे कैलकुलेशन है भी नहीं, देखो ये आता है, ये आपको पता ही है। अगर ये अंदर वाले 0 आ गए, सॉरी, हाँ ठीक है, बेसिक बात ये है कि अब आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या तरीका मैंने बता दिया, 2 तरीके बता दिए, इसमें से पहला वाला अभी आपको समझ जितना आया है उतना बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा में हम पूरा ये डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल वगैरह करेंगे, जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम की थी, हाँ वैसे हम डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल भी करेंगे आराम से, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि कौन सा वाला इसका सोल्यूशन बन रहा है। तो मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ इतना सा है, भैया डिवीजन एल्गोरिथम से भी जाओगे ना डिवीजन पॉलिनोमियल से, तो भी बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। आप पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इस इक्वेशन को बनाओगे एंड देन यू विल डिवाइड इट, है ना। उससे अच्छा क्या है, सीधा इसमें पुट करो, उससे अच्छा या इसमें पुट करो कि इक्वेशन बन गई है, इसमें पुट करो, जो भी आंसर 0 आ रहा है दैट इज 100% द आंसर। क्यों आंसर है? 3 की बन रही है, क्यूब वाली बन रही है, एक्स क्यूब वाली बन रही है,
3 ऑर्डर है इसका, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने रूट्स बनेंगे? 3, 2 आ चुके हैं, तो अगला जो भी इसको 0 बनाएगा वो क्या होगा? इसका रूट ही होगा। रूट्स के अलावा तो कोई और पॉलिनोमियल को 0 बना ही नहीं सकते है ना। ठीक है, आंसर मैंने दिया है आपके चेक करने के लिए, एंड आंसर इज ए, -12 बनेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? पहले ना कनेक्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, तो मतलब थ्योरी आपकी पूरी क्लियर है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये है क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से। क्या था क्रैमर्स रूल? क्रैमर रूल ये था, पहले निकालो डेल्टा A1 A2 A3 B1 B2 B3 B3 C1 C2 C3, 3 वेरिएबल्स है ना, तो फिर निकालो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, x निकालो डेल्टा 1 बाय डेल्टा से, y निकालो डेल्टा 2 बाय डेल्टा से, और z निकालो डेल्टा 3 बाय डेल्टा से। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले डेल्टा निकालो। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाता है। यूनिक सोल्यूशन इन केस ऑफ होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एंड ट्रिवियल सोल्यूशन इन केस ऑफ होमोजीनियस। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आता है तो फिर हमारे पास केस है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कोई भी नॉन जीरो हो जाए, या फिर तीनों के तीनों साथ में आपस में 0 हो जाए। तो यहाँ बन जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ बन जाता है नो सोल्यूशन। ओके, यही चीज यहाँ इसने बोली है। इसने क्या बोला, मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दी इसने, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी इसने। इसका सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालो, -2 4 -1 -1 -2 -1 +1 1 +2 -2 4 -1 3 2 1 3 +3 +3 -6 +6 = ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया कि भाई डिटर्मिनेंट, मेरे पास क्या आ गया? डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 0। अब अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ गया तो मुझे अब ये देखना है कि कोई भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 बनता है। अगर तीनों 0 बन जाते हैं तो मेरे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। एक भी नॉन जीरो बन जाता है, कोई भी एक नॉन जीरो बन जाता है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? कहाँ गया? नो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो क्या करेंगे, हाँ डेल्टा 1 निकालेंगे। अब डेल्टा 1 निकालने का तरीका पता है ना आपको? डेल्टा 1 क्या होता है? मैं बेसिकली ना, ये क्वेश्चन ऐसे है नहीं जो पूरे पूरे सॉल्व कराए जाएं, ठीक है, क्योंकि इनमें आपको कुछ थ्योरी यूज करनी नहीं है। जो थ्योरी यूज करनी है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ तो बचे आपके लिए। समझ रहे हो कि मैं यहाँ क्लास में करा रही हूँ, आपके लिए कुछ तो बचे कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्लास में। खाली बैठना नहीं है, इसको आगे सॉल्व कीजिए एंड फॉर्म योर आंसर। ठीक है, if a matrix A as inverse C has inverse B and C, then which one of the following is correct? A मैट्रिक्स का एक इनवर्स B है, एक इनवर्स C है। ठीक है, हमने पढ़ा क्या हुआ है आज तक? उसने B और C के बीच में रिलेशन पढ़ा है, पूछा है। हमने ये पढ़ा है A इंटू A इनवर्स क्या देता है? आइडेंटिटी देता है, देता है ना? यस, A इंटू A इनवर्स, क्योंकि यार 2 इंटू 1/2 क्या देगा? 1 ही तो देगा, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो A इंटू A इनवर्स क्या देता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि A इंटू B इनवर्स भी आइडेंटिटी है और A इंटू C इनवर्स भी आइडेंटिटी है। ये कब पॉसिबल है? फर्स्ट, B मे नॉट बी इक्वल टू C। बच्चों, अगर B C के इक्वल नहीं हुआ तो क्या ये बन सकता है? अब देखो बताते क्या है। इसने बोला है ए बी इनवर्स इक्वल टू आई है, इक्वल टू ए सी इनवर्स है, यही बोला है इसने, है ना? इक्वल कर दिया मैंने। अभी ये वाला ऑप्शन रहने दो, सीधा भी ये देखो, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। यानी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए सी इनवर्स हो गया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्योंकि ए है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसने बोला है कि ए के पास में इनवर्स है, तो इसने क्या किया? ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी इनवर्स। ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बी इनवर्स इक्वल टू सी इनवर्स, बी इक्वल टू सी।
प्रूफ हो गया बी शुड बी इक्वल टू सी। बताओ क्या चीज नहीं समझ आई? मतलब ऑफ कोर्स पहले खुद ऑब्जर्व करो और फिर क्वेरी बॉक्स में बताओगे क्या चीज नहीं समझ आई, बट स्टिल बताना। हाँ ठीक है, समझ आया कि ये था, हमने ये इसने दिया हुआ है कि ए इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी है और ए इंटू सी इनवर्स भी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये दोनों इनवर्स ही तो है बेसिकली, है ना। हाँ, तो अब हमने क्या बोला, ये आइडेंटिटी तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स कर दिया। कैसे किया? बिकॉज आई नो दैट ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये तो एटलीस्ट इसने बताया है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैंने किया प्री मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बी इनवर्स इक्वल टू सी इनवर्स, आंसर। okay, next is if any two adjacent rows or column of a determinant are interchanged in a position, then the value of determinant, सीधा की सीधा प्रॉपर्टी है ये, this is exactly the property which we talked about, which is that कि अगर हम कोई भी adjacent row या column को सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, एक बार ही चेंज कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यानी आंसर चेंजेस इट्स साइन, आंसर इज सी। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। The inverse of a diagonal matrix is, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, मैं जब इसका इनवर्स निकालूंगी तो इनमें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इसका कोफैक्टर निकालूं बनेगा जीरो ही, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इसमें कुछ कुछ फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? पहले बात तो 1/8 डिटर्मिनेंट से ये डिवाइड हो जाएंगे। आंसर इज गोइंग टू भी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी हमेशा डायगोनल ही होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, राइट। सिमेट्रिक का सिमेट्रिक ही होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का सिमेट्रिक, वो हम पढ़ेंगे अगेन, मतलब एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसमें ये सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, एंड प्लस एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन योर नोट्स। इसके बाद मैं आपको पूरे नोट्स देने वाली हूँ डिटर्मिनेंट के एक साथ, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, ठीक क्वांटिटी में है, ठीक है। तो आप पूरे नोट्स को पढ़ेंगे और फिर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डिटर्मिनेंट कितना ईजी टॉपिक है ना, कि डिटर्मिनेंट कितना इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, छोटी सी मेहनत में या कम मेहनत में हम बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस